इस शो की शुरुआत में एक आंकड़े से करना चाहता हूँ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक साल 2021 में भारतीय डेयरी मार्केट करीब 13 लाख करोड़ रुपए की थी और साल 2027 तक ये बढ़कर करीब 30 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा। ऐसे में इस सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर इसे और आगे ले जा रहे हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है मूफार्म, जिसके को फाउंडर और चीफ ग्रोथ ऑफिसर अभिजीत मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर अभिजीत। नमस्कार जी, मुझे बहुत बहुत खुशी है बिजनेस टुडे के साथ जुड़ के। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बधाई कि आपने सीरीज ए राउंड की फंडिंग आपको मिली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी टीम के लिए तो बहुत सराहनीय है ही, साथ ही में जो 10 करोड़ किसान, डेयरी किसान जुड़े हुए हैं भारत से, उनके लिए भी बहुत बहुत हम इस मूल राशि से बहुत कुछ कर सकते हैं। वो उसी पे हम लोग आगे बात करेंगे, आपकी कैसे कैसे आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, आप आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर मूफार्म का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसानों को पशु मालिक और खरीदारों से कैसे जोड़ते हैं और क्या क्या आपके वर्टिकल्स हैं। जी, तो मैं बताना चाहूंगा, मूफार्म एक डेयरी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सुना होगा जहाँ पे, तो मूफार्म हमने डेयरी एज अ सर्विस यानी कि एक एप्लीकेशन है जिसपे किसान अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। हमारा मिशन है किसानों का मुनाफा बढ़ाना, तो हमारी टैगलाइन भी है, अब डेयरी मुनाफा होगा आसान। इसके अंतर्गत हमारे पास 3-4 सर्विसेज हैं। सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है हमारी कैटल इंडक्शन की सर्विस। हम किसानों को सबसे बढ़िया नस्ल के पशु दिलवाने में मदद करते हैं। इसके अलावा हम उनके पोषण का भी ध्यान रखते हैं। हमारा कैटल फीड का भी बिजनेस यूनिट है। उसके अलावा किसान को एडवाइजरी सर्विसेज की भी जरूरत होती है, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। हम क्रेडिट और इंश्योरेंस की भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी किसान डेयरी फार्मिंग कर रहा है तो उसको मूफार्म के अंतर्गत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो किस तरह की एडवाइजरी सर्विसेज आप देते हैं किसानों को? किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत हो, चाहे दूध कम हो, थनैला की बीमारी हो, या कैसे दूध बढ़ाना है, कौन सी नस्ल अच्छी खरीदनी है, पोषण कैसे देना है, ये सारी एडवाइजरी हम देते हैं। ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कई शहरों में मैं पढ़ रहा था आपके स्टार्टअप के बारे में कि आप ऑपरेशनल हैं। अब आपको जो सीरीज ए राउंड की फंडिंग मिल गई है, उसका इस्तेमाल आप कैसे एक्सपेंशन प्लान में करेंगे, वो भी समझाइए। हाँ जी, अभी ज्यादातर हमारा बेस राजस्थान में है और कुछ पंजाब और हरियाणा में है। तो सबसे पहले तो हम राजस्थान में और डीप जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने फीड लॉन्च कर दिया, कैटल लॉन्च कर दिया, बट अब हम क्रेडिट सुविधा भी लॉन्च करना चाहेंगे राजस्थान में, नंबर 1। नंबर 2, हम पंजाब और हरियाणा में और ज्यादा डीप जाना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में हमारा काफी अच्छे स्तर पर होल्ड है। तो हम पंजाब में कैटल की सर्विसेज भी शुरू करना चाहते हैं। अभी कैटल की सर्विस शुरू नहीं की है, कैटल फीड ही उपलब्ध है पंजाब में, तो कैटल की सर्विसेज भी शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी हमारे एक्सपेंशन प्लान में है। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा और मैं चाहता हूँ आप इस पर अपना जवाब दीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि भारत जो है दूसरे देशों के साथ तेजी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दूध और डेयरी जो उत्पादों पर समझौते को लेकर ब्लूप्रिंट अभी आना बाकी है। ऐसे में आपका क्या टेक है इसके ऊपर? हाँ जी, तो मैं मानता हूं कि विश्वसनीय तौर पर डेयरी में काफी अच्छे अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। आज भारत, जो कि विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है, मगर पर कैटल की अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो सिर्फ 3 से 4 लीटर ही हमारी एक कैटल देती है आज भारत पे। वहीं ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या यूएसए में हम देखें तो 20 से 25 लीटर हर गाय दूध उत्पाद करती है। तो सबसे जरूरी है कि हम बाकी देशों से भी तकनीकी सीखें कि वो कैसे अपनी नस्लों को सुधार कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अगर जितना ज्यादा अच्छा नस्ल सुधार पे काम होगा उतना ही दूध उत्पादकता बढ़ेगी। तो मैं मानता हूं कि जितना ज्यादा हम बाहरी देशों से तकनीकें लेंगे तो उससे हमें भी फायदा होगा, बाहरी देशों को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा दूध उत्पादक कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि अमूल आज के दौर में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। तो जितना ज्यादा हमारा दूध उत्पादन बढ़ेगा उतना हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि इस वित्त वर्ष में ऑपरेशन से आपको जो रेवेन्यू है करीब 55 करोड़ रुपए है, तो ऐसे में आने वाले सालों में कैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमको? हाँ जी,
तो जो हमने लास्ट ईयर 55 करोड़ रेवेन्यू करा, इस बार का हमारे प्रोजेक्शन है कि कहीं ना कहीं हम 120 करोड़ से 130 करोड़ के बीच में करेंगे, और इसके आगे आने वाले वित्त वर्ष में 350 से 360 करोड़ का रेवेन्यू का प्लान है। ओके, अभिजीत आपका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है? हमारा अभी ग्रॉस मार्जिन पे प्रॉफिटेबल है, मगर एबिटा पे प्रॉफिट नहीं है। EBITDA हमारा पे यूनिट profitable इकोनॉमिक्स नहीं है। बहुत स्ट्रांग है, यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है, बट एबिटा पॉजिटिव नहीं। ठीक है, ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, देहात हो गया, निंजा कार्ड हो गया, एग्रो स्टार हो गया, ऐसे स्टार्टअप बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आप इनसे कैसे अलग हैं और आपकी यूएसपी क्या है? तो बहुत बढ़िया सवाल था। नंबर एक, जो ये स्टार्टअप्स हैं, देहात, निंजा कार्ड, एग्रो स्टार, वो एग्री सर्विसेज में हैं, वो सीड देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं। हम कैसे उनसे अलग हैं? हमारा मार्केट स्पेसिफिकली डेयरी सेक्टर है। हमारे आज की डेट में कोई भी एक बड़ा कॉम्पिटिटर अच्छे नस्ल और अच्छी कैटल फीड पे काम नहीं कर रहा है। कैटल फीड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कारगिल है, गोदरेज है, मगर एक पूरा का पूरा 360 डिग्री सोल्यूशन बनाना, जहां पे कैटल भी हो, फीड भी हो, एडवाइजरी सर्विसेज भी हो, क्रेडिट और इंश्योरेंस भी हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा। तो मेरा मानना यह है कि इस तरीके से हम इन सबसे अलग हैं। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है अभिजीत। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, और जो स्टार्टअप्स आगे आने वाले हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं स्टार्टअप्स को, और उनके तरफ भी एक समझाना चाहते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल ये रहेगा कि हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, फंडिंग मिलने के बाद वैल्यूएशन बढ़ जाती है, लेकिन कई बार ये जो स्टार्टअप होते हैं प्रॉफिटेबल नहीं होते। इसका असर हमको बाद में कई तरीके से देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे में एज अ चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं आप, ग्रोथ आपका स्टार्टअप के तौर पे आपको देखती है, कंपनी आपकी और देखती है, तो ऐसे स्टार्टअप्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही है, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या कदम उठाएं? हाँ जी, ये आज के दौर में बहुत ज्यादा अहम सवाल है, जो कि स्टार्टअप्स को अपने साथ करना चाहिए। आज से आने वाले पिछले 4 से 5 साल में जो स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखते थे, वो रेवेन्यू और टॉप लाइन पे ध्यान देते थे, कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया गया। तो आज के स्टार्टअप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही 10 करोड़ रेवेन्यू कम कर लें, मगर प्रॉफिटेबिलिटी या यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं कि आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, आपका ग्रॉस मार्जिन ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, आप मार्केटिंग इत्यादि खर्चों पे कितना कर रहे हैं। तो जनरली जब शुरू में एक स्टार्टअप ग्रो करता है, तो उसको अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपनी ब्रांड बनाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, मगर बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि हम बचा सकते हैं या फिजूल खर्ची ना करें। तो ऐसे तौर पे आज के तौर पे बहुत जरूरी है कि रेवेन्यू करना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका मार्जिन कितने हैं, आपके मार्केटिंग पे खर्चे कितने हैं, बाकी आपके खर्चे ओवरऑल कितने हैं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि हाँ अभी थोड़े खर्चे हो रहे हैं, मगर ये मेरा प्लान है, इस तरीके से मैं अपने खर्चों को कम कर सकता हूं, और इस तरीके से मैं ग्रो भी अच्छे से कर सकता हूं और प्रॉफिटेबल भी बन सकता हूं। तो मेरे दिमाग में, अगर सारे स्टार्टअप्स के दिमाग में रहेगा कि हाँ 1 साल या 1.5 साल के अंदर मेरे को प्रॉफिटेबल बनना ही बनना है, तो सारे स्टार्टअप से प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मुश्किल है या कुछ है। अगर अच्छे से हम टॉप लाइन ग्रो करें, साथ ही साथ हम खर्चों और मार्जिन पे भी ध्यान करें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर है भारत का। बहुत बढ़िया अभिजीत। तो ये आपने अभिजीत की राय सुनी उन स्टार्टअप्स के लिए जो प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत मित्तल, आपका बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई। तो बिजनेस टुडे बाजार में आप देख रहे थे कि कैसे जो मूव फार्म है, एक स्टार्टअप जो है वो कैसे अपनी ग्रोथ की ओर फोकस कर रहा है, और कैसे वो किसानों को टेक्नोलॉजी की मदद से जोड़ रहा है। और इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हर बार ये मेरी गुजारिश होती है कि बिजनेस टुडे के साथ आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिजनेस से जुड़े हर तरह की क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।